हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस रिवीजन लेक्चर में हम लोग एनालॉगस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एनालॉगस सिस्टम बेसिकली आपके, वन सेकेंड, एनालॉगस सिस्टम एनालॉगस सिस्टम जो होता है, इट इज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट्स आर known as analogous system। ओके, तो एक बार 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज एनालॉगस सिस्टम। तो एनालॉगस सिस्टम इज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट्स आर नोन एज एनालॉगस सिस्टम। अब यहाँ पर हमें 3 टाइप की एनालॉगी हम देखते हैं। एक तो पहली एनालॉगी आपकी आती है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल सिस्टम की। मेनली आपको जो एनालॉगी याद रखनी है वो है पहली फोर्स वोल्टेज एनालॉगी। तो इसमें फोर्स को एफ को वी से दिखाते हैं, वेलोसिटी वेलोसिटी वी को हम चार्ज क्यू से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्स को हम ओके, ये मैंने गलत लिख दिया, 1 सेकेंड। वेलोसिटी वी को हम करंट आई से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्स को हम चार्ज क्यू से दिखाते हैं, मास एम को हम इंडक्टेंस एल से दिखाते हैं, एंड डैम्पिंग कोफिशिएंट बी को हम रेजिस्टेंस आर से दिखाते हैं, एंड कंप्लायंस के को हम 1/कैपेसिटेंस से दिखाते हैं। और दूसरी एनालॉजी होती है आपकी फोर्स करंट एनालॉजी। फोर्स करंट एनालॉजी, यहाँ पे ये एफ तो है, करंट आई से होता है। इसमें हम वेलोसिटी को वेलोसिटी स्मॉल वी को यहाँ पर हम वोल्टेज वी से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स को फ्लक्स से दिखाते हैं, मास एम को हम मास एम को हम
कैपेसिटेंस से दिखाते हैं। एंड डैम्पिंग कोएफिशिएंट को हम बी को 1/r या जी कंडक्टेंस से दिखाते हैं। 1 सेकेंड। कंडक्टेंस से दिखाते हैं। और कंप्लायंस के को हम 1/इंडक्टेंस से दिखाते हैं। अच्छा, कंप्लायंस के इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट। कंप्लायंस जो होता है वही स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ओके। इसके अलावा एक तो ये आपको याद रखना होगा, फोर्स वोल्टेज जो है लॉजी में। और इसके अलावा आपको याद रखना रहेगा कुछ इक्वेशंस, कि हर एलिमेंट की इक्वेशन क्या बनती है। वो मैं अलग से लिख दे रहा हूं। जैसे अगर मास के लिए फोर्स लिखना है, तो मास के लिए फोर्स होता है m d2 x बाई dt स्क्वायर। ये तो होता है मास के लिए। मास के लिए डैम्पर एलिमेंट के लिए, डैम्पर डैम्पर एलिमेंट आपका इस टाइप से बनता है। ये इस टाइप से दिखाते हैं डैम्पर एलिमेंट को। डैम्पर एलिमेंट के लिए F इज इक्वल टू फोर्स, F इज इक्वल टू बी डी एक्स बाई डी टी का फॉर्मूला बनता है। और स्प्रिंग एलिमेंट के लिए स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग इस टाइप से होती है। F इज इक्वल टू के एक्स का फॉर्मूला बनता है। ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नोडल डायग्राम ड्रॉ करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं नोडल मेथड। इस बेसिकली ये नोडल मेथड होता है राइटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें सबसे नंबर 1 आता है नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेकंड आता है टेक एन एडिशनल नोड which is reference node। नंबर 3 आता है connect the mass element और inertia element
बिटवीन प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस। नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट, कनेक्ट द स्प्रिंग एंड डैम्पिंग एलिमेंट आइदर बिटवीन द प्रिंसिपल node are between principal node and reference depending upon their position। एंड नेक्स्ट आता है obtain the nodal diagram and write the describing equation। ओके, एक और पॉइंट होता है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टूवर्ड्स द नोड। ओके, तो ये होते हैं राइटिंग मेथड। अब हम एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा समझते हैं, एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको यहाँ दिखाता हूँ, जिससे ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा भी जा चुका है, जो एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं ये यहाँ पर है। फोर्स वोल्टेज एनालॉगी से आपको ड्रॉ करनी है इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल एनालॉगस, फोर्स वोल्टेज एनालॉगी से आपको ये ड्रॉ करना है। ओके, तो सबसे पहले है आपका यहाँ पे गिवन, यहाँ पे ये दिया है K2, यहाँ पे ये मास दिया है M2, इससे दिया है K1, ये डैम्पर दिया है D2, और यहाँ पर डैम्पर D3, और ये मास दिया है M1, और यहाँ पे डैम्पर D1, ये फोर्स दे रहा है F, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है X1, यहाँ पे ये V1,
और यहाँ पे ये x2 और v2। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा नोडल डायग्राम का था वो था कि नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो नोडल डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट हम देखें। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे x1 है और x2 है। तो हमारे नंबर ऑफ नोड्स जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे नंबर ऑफ नोड्स x1 और x2। सेकेंड पॉइंट था हमारा कि हमको रेफरेंस टेक एन एडिशनल नोड विच इज रेफरेंस नोड। हमको एक रेफरेंस नोड लेना होता है, तो हमने एक यहाँ पे रेफरेंस नोड ले लिया, रेफरेंस नोड। अच्छा, ये था हमारा x1 x1 नोड, और ये हमारा x2 नोड। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि कनेक्ट द स्प्रिंग एंड डैम्प, कनेक्ट द मास और इनर्शिया एलिमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस नोड। अब देखिए, मास या मास एलिमेंट को हम प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड के बीच कनेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल नोड ये है भाई, और ये आपकी रेफरेंस नोड है। तो मास m1 जो कनेक्ट है, इट इज कनेक्टेड बिटवीन x1 एंड रेफरेंस नोड m1, इससे कनेक्ट हो गया। देन मास m2 जो है, ये आपका कनेक्ट है x2 और रेफरेंस नोड पे। उसके बाद स्प्रिंग एलिमेंट और डैम्पिंग एलिमेंट को हम किन्हीं दो प्रिंसिपल नोड के बीच में या प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए K2, ये M2 और रेफरेंस ग्राउंड के बीच कनेक्ट है, ठीक है। तो M2 मतलब X2 के बीच, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे प्रिंसिपल नोड। ये आपका भैया प्रिंसिपल नोड है, प्रिंसिपल नोड। ओके, तो स्प्रिंग एलिमेंट को हम प्रिंसिपल नोड, या तो हम दो, क्योंकि K2 यहाँ पे कनेक्ट है तो हम इसको प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड के बीच कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसकी पोजीशन ऐसी है। लेकिन K1 को अगर आप ध्यान से देखें तो K1 की पोजीशन क्या है, ये x1 और x2 के बीच कनेक्ट है, यानी दो प्रिंसिपल नोड के बीच कनेक्ट है। ये भी आपका प्रिंसिपल नोड है, प्रिंसिपल नोड। तो x K1 आपका क्या हो जाएगा भाई, इट विल बी कनेक्टेड बिटवीन K1, इट इज कनेक्टेड बिटवीन x1 एंड x2। इसी तरह भाई D2 आपका जो कनेक्ट है, दैट इज कनेक्टेड बिटवीन x1 एंड x2। D3 जो है वो आपका M2 और D1 आपका कनेक्ट है M1, यानी x1 और रेफरेंस नोड के बीच में, और यहां से D3 कनेक्ट हो रहा है x2 और रेफरेंस नोड के बीच में। अब फोर्स लग रहा है x1 वाले नोड पर, तो फोर्स हम बना लेंगे यहां पर फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा प्रिंसिपल नोड की तरफ होती है। तो ये हमारा बन गया फोर्स। ओके, तो ये आपकी बन गया नोडल डायग्राम। अब इस नोडल डायग्राम से हम रेफरेंस इक्वेशन लिखेंगे एट नोड x1। तो x1 नोड पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपका फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू, मास है m1 d2 x1 बाई dt स्क्वायर प्लस, अब देखिए टेम्पर है आपका d1 d1 dx1 बाई dt प्लस d2 है,
तो ये लग रहा है डी x1 माइनस dx2 बाई dt प्लस k1 है, तो k1 x1 माइनस x2। इसी तरह एट नोड एक्स, सॉरी इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं जिससे कि अभी जब हम फोर्स वोल्टेज एनालॉगी लगाएंगे तो हमारे लिए जगह रहे, स्पेस रहे, तो आसान रहेगा। इसको थोड़ा सा हम नीचे लिख रहे हैं, एट नोड x2। x2 नोड पे देखिए कोई भी फोर्स नहीं है, तो इक्वल टू जीरो। मास है m2, m2 d2 x2 बाई dt स्क्वायर प्लस डैम्पर d3 है जो सिर्फ x2 से जुड़ा है, dx2 बाई d3 प्लस k2 है जो सिर्फ आपका x2 से जुड़ा है, तो k2 x2 प्लस k1 है जो आपका x2 माइनस x1 से जुड़ा है, और प्लस d2 है जो आपका dx2 माइनस x1 बाई dx2 माइनस x1 बाई dt। तो ये इक्वेशन आपकी है। अब देखिए इसे हमें यूज करना है फोर्स वोल्टेज एनालॉगी से। तो भाई फोर्स वोल्टेज एनालॉगी करने के लिए हमें फॉर्मूला पुट करने रहेगी। तो फोर्स वोल्टेज एनालॉगी में हम फोर्स को वोल्टेज से दिखाते हैं, फोर्स V। और फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में हम आपका मास जो होता है उसको इंडक्टर से दिखाते हैं। तो मास को हम यहाँ पे इंडक्टर से दिखाएंगे m1, तो ये L1 बन जाएगा इंटू d2 x। अब देखिए x को हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम चार्ज से दिखाते हैं dq1 बाई dt स्क्वायर प्लस डैम्पर है, तो डैम्पर को हम यहाँ पर रेजिस्टेंस से दिखाते हैं r dq1 बाई dt प्लस फिर डैम्पर है d2 dq1 माइनस q2 बाई dt। डिस्प्लेसमेंट है, चार्ज से दिखाएंगे, ये दिखाएंगे प्लस k1, डिस्प्लेसमेंट है ये भी, तो k1 q1 माइनस q2। अब देखिए एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कि q इज इक्वल टू होता है आपका, I इज इक्वल टू होता है dq बाई dt। ठीक है, और q इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन I dt। तो अच्छा मैंने यहाँ पे एक चीज में भूल गया, डी टू d1 r1 d2 r2, और k1 कंप्लायंस को हम दिखाते हैं 1/c से। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और चेंज करके हम लिखेंगे, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ जिससे और ध्यान रहे। v देखिए v हो गया। अब देखिए dq बाई dt I होता है, तो ये हो जाएगा L1 di1 बाई dt प्लस r1 dq1 बाई dt r1 i1 प्लस r2। अब यहाँ पे देखिए dq1 बाई dt माइनस dq2 बाई dt, तो ये हो जाएगा फिर i1 माइनस i2 प्लस 1/c। Q1 होता है आपका इंटीग्रेशन i1 माइनस i2 dt। ओके, इसी तरह सेम वे में अब हम नीचे वाली इक्वेशन को भी फोर्स वोल्टेज एनालॉगी से लिखेंगे। तो
तो यहाँ पे फोर्स वोल्टेज एंड लॉगिक पे आपको याद होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है, एम क्या होता है, एल बी क्या होता है, या डी क्या होता है। बी या डी आपके दोनों डैम्पर कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, बी से भी दिखाते हैं, डी से भी दिखाते हैं। तो देखिए पहले इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जीरो एम टू होता है इंडक्टर L2, D2 एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है चार्ज dQ2/dt², प्लस डैम्पर होता है आपका रेजिस्टेंस R3, dx2 होता है आपका चार्ज dQ2/dt², सॉरी dQ2/dt सिर्फ होगा, प्लस K2 आपका होता है 1/C। यहाँ पे भाई, यहाँ पे K1 था, ऊपर यहाँ पर K1 था, तो 1/C1 होगा, ये 1/C1 होगा, भी कर दूंगा इसको। K2 1/C2, ब्रैकेट में चार्ज Q2 - Q1, प्लस, अच्छा ये K2 बच गया, ये तो मैंने नीचे वाला लिख दिया, ये वाला बच गया, तो ये वाला K2 हो जाएगा 1/C2, ये हो जाएगा 1/C1, 1/C2 Q2, प्लस D2 हो जाएगा R2 x2 - x1, तो dQ2 - Q1/dt। ग्रीन कलर कर लेते हैं। हम्म, सबसे पहले ग्रीन कलर करके मैं यहाँ पे इसको C1 कर देता हूँ, तो यहाँ पे छूट गया था C1। अब देखिए इसको इक्वेशन फिर से लिखें, जीरो इज इक्वल टू वैसे ही रहेगा, dQ/dt आपका I होता है, dQ/dt I होता है, तो इस इक्वेशन में ये हो जाएगा di2/dt, प्लस R3, dQ/dt I होता है, तो ये हो जाएगा I2, प्लस 1/C1, Q2 - Q1, Q2 = I dt होता है, इंटीग्रेशन I dt, तो इंटीग्रेशन I2 - I1, ब्रैकेट में dt, प्लस Q2 1/C2, इंटीग्रेशन I2 dt, प्लस R2 dQ2/dt I होता है, R2 I2 - I1। ओके, तो ये जो ग्रीन से आई, ये आपकी क्या बनी, इक्वेशन बनी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की। अब इस सर्किट से देखिए हम कैसे इस इक्वेशन से सर्किट बनाएंगे। तो ध्यान से अगर आप देखें, तो यहाँ पे दो करंट बन रही है, I1 और I2। तो अगर दो करंट बन रही है तो डेफिनेटली आपके पास दो मेश बनेंगी, दो करंट बन रही है तो दो मेश बनेगी। 1 सेकेंड, दो क्लोज पाथ, दो मेश बनेगी, ठीक है, पहले तो। सेकेंड थिंग कि सबसे पहले एक आपका वोल्टेज लग रहा है V, तो सबसे पहले आपने बना लिया वोल्टेज V, और इस वोल्टेज V के साथ देखिए, तो आपको एक इंडक्टर लग रहा है L1 di1/dt, L1 वोल्टेज, और इसके साथ आपका एक रेजिस्टेंस लग रहा है R1, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लग रहा है R1, और R2 और C1 ये ऐसे लग रहे हैं कि जिसमें करंट I1 भी फ्लो कर रही है और I2 भी फ्लो कर रही है। तो जिन एलिमेंट्स में दोनों करंट फ्लो करेगी वो पैरेलल में लगेंगे हमेशा। देखिए जिन एलिमेंट में दोनों करंट फ्लो कर रही है, जैसे R2 और C1, R2 और C1 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें I1 भी फ्लो कर रही है और आपकी I2 भी फ्लो कर रही है, तो ये पैरेलल में लग जाएंगे R2 और C1। और सेकंड इक्वेशन में देखिए यहाँ पे L2 फिर R3
L2R3, और फिर 1/C1 पहले ही लगा है पैरेलल में, जो दोनों करंट फ्लो कर रही है। फिर और लग रहा है इसमें C2, और R2 पहले लग चुका है, C2, ये हो गया बस। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बन गई पहली करंट I1, और यहाँ पे बन गई दूसरी करंट I2। तो देखिए वोल्ट इलेक्ट्रिकल, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पूरे न्यूमेरिकल को मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप नोडल डायग्राम बनाएंगे। नोडल डायग्राम बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। नोडल डायग्राम बनाने के बाद आप उसकी डिस्क्राइबिंग इक्वेशन लिख डालेंगे। डिस्क्राइबिंग इक्वेशन लिखने के बाद जो एनालॉजी यूज की जा रही है, उस एनालॉजी का आप वैल्यूज पुट कर देंगे। फोर्स वोल्टेज कहा जा रहा है तो फोर्स वोल्टेज से वैल्यू पुट कर देंगे, फोर्स करंट कहा जा रहा है तो फोर्स करंट से वैल्यू पुट कर देंगे। फिर सेकंड चीज आती है I = dq/dt, यानी जहां जहां dq/dt है वहां पे I पुट कर देंगे। तो dtq/dt आपका क्या हो जाएगा भाई, di/dt हो जाएगा। उसके बाद जिन जिन इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि जिन जिन एलिमेंट में डबल करंट, दोनों करंट फ्लो कर रही है, वो पैरेलल में जुड़ेंगे। और जिन एलिमेंट में वो वर्टिकल में, पैरेलल मतलब वर्टिकल में जुड़ेंगे। और जिन एलिमेंट्स में एक ही करंट फ्लो कर रही है वो हॉरिजॉन्टल में जाएंगे। और मेस कितनी बनेगी, दो करंट है तो दो मेस बनेगी। ठीक है। तो इसका एक न्यूमेरिकल हम लोग और देख लेते हैं। हाँ, एक आध एग्जांपल और कर देता हूं मैं। ओके। जस्ट सेकेंड। हम्म। तो एक और न्यूमेरिकल है, एग्जांपल ड्रॉ करते हैं। ये भी कुछ उसी टाइप का डायग्राम है, कुछ चीजें लेकिन चेंज है। ओके। ये के दिया हुआ है, ये मास है M2, और यहाँ पर एक डैम्पर जुड़ा है D। भाई ये डैम्पर जो होता है इसको B से भी दिखाते हैं, कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। और इसके साथ एक मास जुड़ा है M1। यहाँ फोर्स लग रहा है F, यहाँ पर ये लगा है। और यहाँ पर आपका x1 और v1, x1 डिस्प्लेसमेंट है, v1 वेलोसिटी है। यहाँ x2 और v2 है। और इस केस में यहाँ पर ये दोनों चीजें फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन लेस है। इससे पहले वाले में यहाँ पर D1 और D2 दिया था, लेकिन यहाँ पे भी फ्रिक्शन लेस है। तो सबसे पहले इसका नोडल डायग्राम बनाएंगे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि दो डिस्प्लेसमेंट है, तो नोडल डायग्राम में दो प्रिंसिपल नोड बनेगी। दो डिस्प्लेसमेंट है
तो दो प्रिंसिपल नोड बन गई, x1 और x2। और यहां पर बन गया आपका रेफरेंस नोड, रेफरेंस नोड। अब देखिए, x1 से आपका जुड़ा है मास m1, तो मास हमेशा रेफरेंस नोड और प्रिंसिपल नोड के बीच जुड़ता है, तो मास m1 जुड़ गया। फिर m2 जुड़ा है नोड x2 पे, तो नोड x2 पे m2 जुड़ गया। और x1 और x2 के बीच जुड़ा हुआ है डैम्पर, d जुड़ गया। और m2 और के स्प्रिंग कांस्टेंट आपका जुड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, तो ये m2 और रेफरेंस x2 और रेफरेंस नोड के बीच जुड़ा हुआ है, तो इसको हमने यहां जोड़ दिया k। फोर्स आपका x1 नोड पे लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा प्रिंसिपल नोड की तरफ होती है, तो ये बन गया आपका फोर्स। ओके। तो अब सबसे पहले आपको नोडल डायग्राम मिल गया। नोडल डायग्राम मिलने के बाद हम अब सबसे पहले निकालेंगे इसकी डिस्क्राइबिंग इक्वेशन। तो एट नोड x1, तो x1 नोड पे देखेंगे तो आप फोर्स F लग रहा है, मास है m1, करस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट dx1/dt स्क्वायर, प्लस d है, एंड d इज करस्पॉन्डिंग टू, ये x1 और x2 के बीच है, तो dx1 - x2/dt। ओके। नेक्स्ट है नोड, एट नोड x2। तो x2 नोड पे हम देखें तो कोई भी फोर्स नहीं है, तो वैल्यू जीरो हो गई, इज इक्वल टू m2 d2x2/dt स्क्वायर, प्लस k जुड़ा है, kx2, और प्लस टेम्पर जुड़ा हुआ है d/dt ब्रैकेट में आपकी, क्योंकि ये x2 से जुड़ा गया है, हम x2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x2 - x1। पहले हमारा x1 की बात कर रहे थे, तो हम x1 - x2 लिख रहे थे। अब हमें ये क्वेश्चन करना है फोर्स करंट एनालॉजी। ये क्वेश्चन हमें फोर्स करंट एनालॉजी से करना है। 1 सेकेंड। तो फोर्स करंट एनालॉजी में अगर हम देखें, तो फोर्स करंट एनालॉजी में हमारा जो मास होता है, दैट मास इज, फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय करंट, डेफिनेटली force is represented by current, and mass is represented by capacitance. Okay. Displacement is represented by flux, and damper is represented by 1 upon r, d phi 1 minus phi 2 by dt. Okay. And ओके, अब सेम इसी तरह नीचे भी कर लेंगे। ये तो जीरो ही है, मास m2 है, तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगा C2 d2x2, मतलब ये हो जाएगा phi 2 upon dt प्लस के 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 है आपका कंप्लायंस, इसको दिखाते हैं हम 1 upon इंडक्टर से, 1 upon L। x2 है, तो x2 आपका हो जाएगा phi 2, प्लस डी डी को हम दिखाते हैं 1 upon r से, डी x2 है, तो phi 2 - phi 1 upon dt। अच्छा, वन थिंग, यहाँ पे ये m1 था तो ये c1 हो जाएगा, और ये d था तो r ही रहेगा, और ये x1 था तो ये phi 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, उधर हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था I इज इक्वल टू
क्यू इज आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यहां पर होगा v इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, या अगर हम डबल बार कर दें तो डी टू फाइव बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा डी वी बाई डी टी, या वेर वी इज योर वोल्टेज, वी यहाँ पर वोल्टेज है। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, इस इक्वेशन में आते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ग्रीन कलर में, इस इक्वेशन पे आते हैं। ओके, आई तो वही रहेगा, आई इज इक्वल टू सी वन। अब देखिए टी टू फाइव बाई डी डी टू फाइव वन बाई डी टी है, तो ये आ जाएगा डी वी वन बाई डी टी प्लस वन बाई आर। अब देखिए डी फाइव वन बाई डी टी, पहला पहला ब्रैकेट आएगा डी फाइव वन बाई डी टी, तो डी फाइव वन बाई डी टी मतलब हो जाएगा वी वन, वोल्टेज वी वन, माइनस डी फाइव टू बाई डी टी, तो माइनस वोल्टेज वी टू। इसी तरह नीचे वाली इक्वेशन लिख लें, जीरो इज इक्वल टू सी टू, डी टू फाइव टू बाई डी टी है, तो डी वी टू बाई डी टी प्लस फाइव टू है, तो फाइव टू की वैल्यू भाई हो जाएगी इंटीग्रेशन वी डी टी प्लस वी टू डी टी प्लस वन बाई आर, फाइव टू माइनस फाइव वन है, तो हो जाएगा वी टू माइनस वी वन। ओके, तो हमारी जो ग्रीन कलर में है ये इलेक्ट्रिकल इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे देखिए ये फोर्स वोल्टेज एनालॉगी से जस्ट अपोजिट हो रहा है, तो फोर्स करंट एनालॉगी में जिनमें दो वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, वहां पे दो करंट आ रही थी, लेकिन जिनमें दो वोल्टेज आ रहे हैं वहां पे वो एलिमेंट वर्टिकल लग रहे थे, यहां पर वो एलिमेंट हॉरिजॉन्टल लगेंगे और उतने ही नोड बनेंगे। देखिए क्योंकि दो वोल्टेज हैं तो कितने नोड बनेंगे, दो नोड बनेंगे, पहला नोड हो गया V1 और ये दूसरा नोड हो गया V2। अब मैंने बताया जिनमें दो जा रहे हैं, दो वोल्टेज जा रहे हैं, वो यहां पर हॉरिजॉन्टल लगेंगे, तो दो वोल्टेज जा रहा है वन अपान आर में, तो वन अपान आर यहां पर हॉरिजॉन्टल लग गया। ओके, देन C1 देखिए, C1 डी वी वन बाई डी टू, तो C1 में सिर्फ V1 है, तो ये कहाँ लगेगा, वर्टिकल लगेगा, C1 V1 से कनेक्ट है, तो ये वर्टिकल लग गया C1। इसी तरह सेकंड वाली इक्वेशन में C2 सिर्फ V2 से कनेक्ट है, तो ये लग गया आपका C2। और वन बाई एल, अब देखिए वन बाई एल भी सिर्फ V2 से कनेक्ट है, तो एल भी आपका वन बाई एल यहां पर इस तरह से लग गया वर्टिकल में, C2 V2 के साथ कनेक्ट, और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, और यहां पर एक लग गया करंट सोर्स, क्योंकि V1 पे एक करंट सोर्स लगा था I, करंट सोर्स I। एक सेकेंड, ये इस पे कनेक्ट हो। ओके, तो ये बन गया आपका सर्किट डायग्राम। ठीक है, अच्छा ए, ओके ओके ओके, ये यहां पे नहीं बनेगा, सॉरी, ये यहां से आएगा क्योंकि ये अलग से कनेक्ट है, तो ये यहां पर वन अपान एल वन आएगा, वो सी के साथ नहीं कनेक्ट है, सॉरी, अलग से कनेक्ट है, तो अलग से कनेक्ट है तो वन अपान एल यहाँ आएगा। बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई ये क्योंकि वन अपान एल के साथ सिर्फ V2 था, तो वर्टिकल में कनेक्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक ये चीज याद रखें, तो फोर्स वोल्टेज एनालॉगी में, फोर्स वोल्टेज एनालॉगी में जिन एलिमेंट्स में दो करंट जा रही है, जिन एलिमेंट्स में दो करंट जाएगी,
वो आपके लगेंगे वर्टिकल, और जिनमें एक करंट जाएगी वो लगेंगे हॉरिजॉन्टल। और फोर्स करंट एनालॉगी में क्या होगा भाई, जिनमें दो वोल्टेज होगा वो लगेंगे आपके हॉरिजॉन्टल, और जिनमें एक वोल्टेज होगा वो आपके लगेंगे वर्टिकल। ठीक है। तो देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर L1 R1 हॉरिजॉन्टल लगे, क्यों? क्योंकि L1 में देखिए सिर्फ एक करंट फ्लो कर रही थी I1, R1 में एक करंट फ्लो कर रही थी I1। लेकिन R2 में देखिए क्या हुआ, R2 में दो करंट फ्लो कर रही थी, तो ये कहाँ लगा, वर्टिकल में लगा। ठीक है। इसी तरह C1 में दो करंट फ्लो कर रही थी, ये कहाँ लगा, वर्टिकल में लगा। ओके। यहां पे देखिए, यहाँ पे C1 में देखिए सिर्फ एक वोल्टेज है, तो ये कहाँ लगा, अब देखिए फोर्स करंट एनालॉगी है तो एक वोल्टेज है, तो ये कहाँ लगेगा भाई, ये लगेगा आपका वर्टिकल। ठीक है। एक वोल्टेज वर्टिकल लग रहा है। और अगर 1/R देखें तो उसमें दो वोल्टेज है, तो ये कहाँ लग रहा है आपका, हॉरिजॉन्टल। तो ये एक था फोर्स करंट एनालॉगी का एग्जांपल। ठीक है। तो यहीं पर तक रखते हैं। इसके साथ यूनिट 1 के जितने भी टाइप के चीजें, थ्योरी और वो था, वो सब मैंने रिवाइज करा दिया है। यूनिट 5 स्टेट स्पेस करा दिया है। इसके अलावा आपको और भी अगर किसी यूनिट में प्रॉब्लम होगी तो वो आप मुझसे मैसेज करेंगे तो मैं वीडियो डाल दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।